आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों का पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके अर्थ और प्रकृति से आप क्या समझते हैं, या फिर इसके अर्थ और महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन में जहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत आएगा वहाँ पे आपको इसका आंसर लिख देना, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन बहुत सारा टाइप का बना हुआ है और सबका आंसर सेम रहता है। तो चलिए पहले देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों और अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों के समूह को कहते हैं। ये निष्कर्ष क्या होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं, मतलब कि जितना भी तरह की राजनीतिक घटना है जो तथ्य का अवलोकन करते हैं, ये सारा चीजें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि आप लोग अभी जान रहे हैं, जो हमारा भारत का लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए ने जितना वोट लाया, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अच्छे वोट लेकर के आए, जिसके फलस्वरूप अभी चंद्रधर बाबू नायडू और आपके नीतीश कुमार, ये दोनों ऐसे गेम चेंजर हैं जो चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इंडिया को भी, मतलब कि इंडिया गठबंधन को, या फिर एनडीए को, एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार को। तो इन सब घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसी को हम लोग राजनीति कह सकते हैं। या फिर उस सिद्धांत को, जिस सिद्धांत के अंतर्गत पूरी राजनीति चलती है, उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसका बहुत सारा व्याख्या या कथन जो है होता है, पूर्व भी हो सकता है, पहले से भी किया जा सकता है। आप लोग सुने होंगे कि पहले एक एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, कि जिसमें दिखाया गया था जितने भी न्यूज चैनल थे। कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो नॉर्मली एग्जिट पोल जो जारी किया गया था, सब में ये बताया गया था कि 350 से ज्यादा वोट बीजेपी के रहेंगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो घटनाओं की व्याख्या की जाती है, पूर्व कथन दिया जाता है, कभी कभी सही भी होता है। अभी सभी न्यूज चैनल वाले अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा एग्जिट पोल सही नहीं था। तो नवीन घटनाओं और तथ्यों के संदर्भ में उप निष्कर्ष और उपलब्धि में सुधार या संशोधन किया जाता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों की जांच की जाती है तथा उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक संचारित या प्रेषित किया जा सकता है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से निष्कर्षों का समूह है। राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है? अब कहा जा रहा है इस उन्हें दूसरे व्यक्तियों को संचारित या प्रेषित भी किया जा सकता है, तथ्यों की जांच की जाती है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से निष्कर्षों का समूह है। राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, कि क्या क्या पॉलिटिकल थ्योरी है, किस प्रकार काम किया जाता है, इस बारे में चर्चा की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हमेशा से ममता बनर्जी की सरकार रही है। कितनों बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वहां के लोग ममता दीदी को पसंद करते हैं, वही पसंद करेंगे। और उन्होंने बंगाल में अपना डेवलपमेंट भी अच्छा किया है। अब आता है पॉलिटिकल थ्योरी। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। यहाँ पर देखिए, पूरा नाम नहीं दिया हुआ है। कार्ल पॉपर के मतानुसार सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें संसार को समझा जा सकता है। एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को सामने रखती है। यानी वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत शब्दावली का जो प्रयोग होता है वह विस्तृत अर्थ में होता है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है, डिटेल है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के अलावा, राजनीति के अथवा उसके विषय से जुड़ा एक सिद्धांत है। और राजनीति का क्या होता है? विज्ञान भी होता है, इसका भी कुछ थीसिस है, कुछ दर्शन है और उसका भी इतिहास है। और आपने शाब्दिक रूप में यह दो शब्दों से मिलकर के बनाया, राजनीति और सिद्धांत। बोलेंगे सर राजनीति में इतिहास क्या होगा? अभी जो नरेंद्र मोदी नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार, आपको पता है होना चाहिए कांग्रेस सरकार एक बार 415 सीट लेकर के आई थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने ये चीज बहुत पहले कर चुका था, जिसकी बीजेपी कल्पना कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इस बार 300 भी पार नहीं कर पाई, आप सभी जान रहे हैं। तो राजनीति का क्या होता है? कुछ इतिहास भी होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है राजनीति और सिद्धांत। और इसमें कुछ सिद्धांत हमेशा काम करते हैं, जैसे कि आप लोग एक जानते हैं जातिगत राजनीति। आज भी जितने भी, जैसे यहाँ पे खड़े हुए थे तुम्हारे प्रदीप यादव जो खड़े हुए थे, जितने अधिकतर यादव थे उन लोगों ने प्रदीप यादव को ही वोट दिया, यानी जातिगत राजनीति थी। लेकिन फिर आकलन लगाया गया कि कुछ यादव लोग भी बीजेपी को दे दिया। इसके अलावा जो बाकी अदर वर्ग की संख्या है, ओबीसी की और जनरल की, उनकी संख्या यादव से अधिक है।
यानी यादव को छोड़ करके जितने भी लोग थे उन लोगों ने कमल छाप को सपोर्ट किया, निशिकांत दुबे को, फलस्वरूप निशिकांत दुबे यहाँ से जीत गए। अब आता है अपने अस्तित्व की रक्षा और विषय के विकास की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को एक सामान्य सिद्धांत की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब देखिए कैटलीन, कैटलीन जो है एक राजनीतिज्ञ है, इन्होंने लिखा है किसी भी विज्ञान की परिपक्वता उसके सामान्य सिद्धांत की एक रूपता एवं अमूर्तीकरण की स्थिति से जानी जाती है। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में सिद्धांत की भूमिका और महत्व पर सबसे अधिक जोर दिया। इसने डेविड ईस्टन ने, और उसी ने सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञानियों का ध्यान राजनीतिक सिद्धांत या राज सिद्धांत की आवश्यकता की ओर खींचा है कि भाई राजनीति विज्ञान में सिद्धांत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने जिस सिद्धांतों को लेकर के चलता है उन सिद्धांतों से आगे बढ़ने की प्रक्रिया अधिक होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितनी भी पार्टियां होती है राजनीति में, सभी पार्टियों का एक कुछ खास मूल सिद्धांत होता है और उन्हीं सिद्धांत के अकॉर्डिंग वे लोग चलती है। जैसे कि बीजेपी के बारे में अधिकतर लोग कहते हैं कि यह हिंदुत्व की पार्टी है, आप सभी जान रहे हैं। अब आता है उसके अनुसार किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि अनुभाविक अनुसंधान और सिद्धांत दोनों के विकास और उसके मध्य घनिष्ठ संबंध निर्भर करती है। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटना चक्र, इसमें राजनीति का घटना चक्र, मूल्यांकन, उसकी व्याख्या और भविष्यवाणी करने वाले चिंतन का समूह है। मतलब जो पॉलिटिकल थीसिस है वह थीसिस ये कहता है, मेरा थ्योरी ये कहता है कि यह राजनीतिक घटनाक्रम का एक मूल्यांकन है। जैसे कि अभी बीजेपी को अपने हार से, अब सर हार क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी हारा थोड़ी है, उसका सीट करीबन 300 प्लस तो आना ही चाहिए था, 400 तो हम नहीं अनुमान कर रहे थे, लेकिन 300 350 प्लस तो आना चाहिए था। फिर क्या कारण था कि उसका इतना कम वोट आया, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा क्या कारण था रहा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ वहां पे उनको वोट नहीं मिला। कुछ तो रीजन रहा होगा, वे क्या क्या रीजन रहे इसके बारे में फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है। देखो सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बहुत सारे लोग इसमें ये कह रहे हैं कि हिंदू लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मंदिर बनवा दिए उसके बावजूद भी। हर एक साल ऐसा होता आया था हर बार कि यूपी सबसे ज्यादा वैकेंसी निकालने में माना जाता था, लेकिन अब उसका स्थान पूरे देश भर में बिहार ने ले लिया। बिहार आज के जमाने में सबसे ज्यादा नौकरी निकालने वाला राज्य बन गया। वही उत्तर प्रदेश में नौकरी एक लंबे समय से नहीं आई है और उसका जो एग्जाम का पेपर वगैरह भी था बहुत ज्यादा टफ कर दिया, प्लस एग्जाम पेपर वगैरह भी लीक हो जा रहा है। यही रीजन है कि वहां के लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। तो कुछ सिद्धांत है उसका चिंतन करना पड़ेगा बीजेपी को कि क्या कारण रहा कि मुझे वोट नहीं मिला, अब आगे से उसको सुधार करना पड़ेगा। तो राजनीति विज्ञान में क्या किया जाता है, चिंतन किया जाता है। डेविड हेल्ड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी टुडे में लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणा सामान्य सिद्धांत का ताना बाना है। इसमें हम सरकार, राज्य और समाज की मुख्य विशेषता, उनकी प्रकृति व उद्देश्य से संबंधित विचारों, मान्यताओं और वक्तव्यों तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें लोग का विचार क्या है, मान्यता क्या है, वक्तव्य क्या कर रहे हैं और राजनीतिक सामर्थ्य क्या है, इन सभी बातों की चर्चा की जाती है। आप लोग अभी देख रहे होंगे सभी लोग बीजेपी के बारे में लिख रहे हैं कि भाई वहाँ अयोध्या के लोग खराब थे, उन लोगों ने वोट नहीं दिया, बहुत गलत किया। तो भाई उसके पीछे का मूल रीजन वे लोग नहीं जानते, बस अपना स्टेटस फूल कर रहे हैं। तो पहले पूरा रीजन पे जानिए, उसके बाद फिर स्टेटस पे लिखिए। अब आते हैं एंड्रयू हैकर के अनुसार राजनीति सिद्धांत एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य, अच्छे समाज और दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी की तलाश है। देखो राजनीतिक सिद्धांत में वही चीज कहा जा रहा है, इसमें पक्षपात रहित जानकारी की बात की जा रही है। अब कोई बोलेगा सर आप तो कांग्रेस का सपोर्टर है, बीजेपी का सपोर्टर नहीं है। नहीं भैया, मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी चीजों में बीजेपी सही नहीं कर रही है। और ना ही मैं, और सपोर्टर की बात करें तो हम किसी का नहीं मानेंगे, क्योंकि जब 415 सीट कांग्रेस ने लाया था उस टाइम में मैं अगर बोलूं, अगर रहता तो मैं बीजेपी का सपोर्ट करता, और अभी बीजेपी अगर केंद्र में है तो मैं कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा। मतलब मैं सिंपल सा भाषा में बोलूं कि विपक्ष के लोग जिंदे रहने चाहिए। राजनीति इस बात पर ध्यान देती है क्योंकि आपकी बुराइयों को वो खोज करके निकालेगी। इतना, और एक चीज और, जब कॉपी में आप लोग लिखिएगा तो ये सबका नहीं लिखना है आपको, आप दो को लिख लीजिएगा, एक ये लिख लीजिए 2, एक इसका भी लिख लीजिए 3,
इसके बाद ये छोड़ दीजिएगा, या फिर कोई भी दो, अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है एंड यू हैकर वाला, इसको छोड़ दीजिएगा, आप ये छोटा वाला लिख लीजिएगा। मतलब 3 स्टेटमेंट किसी का लिखना है, ध्यान रखिएगा। जॉन क्लेमेंटिस के मतानुसार राजनीतिक सिद्धांत सरकार की कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का व्यवस्थित चिंतन भी करता है। नेडल के अनुसार सिद्धांत का अर्थ है प्रत्यात्मक योजना की तार्किक रूपरेखा अथवा ढांचा। यह अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग मत दिया है अपना, तो इतना नहीं लिखना है आपको, कोई भी 2 या 3 लिखना है। अब देखिए, गुल्ड और कॉलब ने राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जिसमें निम्नलिखित समावेश है। पहला है राजनीतिक दर्शन, राजनीति का नैतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक विचारों का ऐतिहासिक अध्ययन क्या है, इस बारे में बात की जाती है। एक वैज्ञानिक मापदंड की बात की जाती है। राजनीतिक विचारों का भाषाई विश्लेषण कैसे होता है, राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण की खोज, उनको व्यवस्थित विकास, इन सब बातों की चर्चा इसमें की जाती है। तो यानी इस परिभाषाओं के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य और राजनीतिक संस्था की व्याख्या, वर्णन और निर्धारण से नहीं है, बल्कि उसके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन भी है। इनका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना ही नहीं है कि राज्य कैसा है, बल्कि यह भी है कि राज्य कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा कि भैया राज्य कैसा है इससे नहीं, बल्कि राज्य कैसा होना चाहिए और अच्छा कैसे बना सकते हैं। आप मंदिर बना दिए, बहुत अच्छा काम किया हिंदुओं के लिए, भैया आप रोजगार भी दे दीजिए, ये तो एक जरूरी चीज है, बिना रोजगार का क्या करेंगे हम लोग, पकौड़ा तलेंगे। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत ही महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या क्या है? पहला, सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। मानव समाज क्या है? एक गतिशील संस्था है जिसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तन समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर डालते हैं। देखो, राजनीति के कारण क्या होता है, हमारे समाज में काफी प्रभाव पड़ता है। अब देखो, नरेंद्र मोदी भी एक बार सोचेंगे कि भैया राम मंदिर बना दिए, बहुत बढ़िया काम किए, ऐतिहासिक काम किए, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने मुझे नहीं चुना, तो इसका अर्थ है हमको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है, जिन देशों में स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति हुई, उसका मुख्य कारण यही था कि सामाजिक व्यवस्था नई उत्पन्न परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी। आप लोग सभी जानते हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, कब? 1789 में। रीजन क्या था? वहां के लोग जो उस समय में समाज 3 स्टेट में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, लोग इस बात से खुश नहीं थे, इसी कारण से विरोध हुआ होगा। अब आता है, कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत को एक विचारधारा का रूप माना है, और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, वर्ग विहीन मतलब कि कोई वर्ग नहीं हो, सभी लोग बराबर हो, राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, तो सिद्धांतीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी जैसे सिंपल सा बात है, आप लोग अभी विभिन्न जाति और धर्मों के लोग आज क्लास कर रहे हैं, अगर ये सारा जाति धर्म हट जाए, कोई बोलेगा क्या प्रदीप यादव को वोट देंगे या फॉरवर्ड कास्ट को वोट देंगे? कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं भैया, जो आदमी डेवलपमेंट करेगा उसी को वोट देंगे। तो मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। उनका यह विचार ठीक नहीं है कि समाज स्थापित हो जाने के बाद सिद्धांतीकरण की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिद्धांत तो चाहिए जिसके तहत हम लोग काम करेंगे। अगर सारा जाति हट भी जाए तो भी कुछ ना कुछ तो लोग सोचेंगे कि भैया किस आधार पे लोगों को वोट देना चाहिए। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिज्ञ, नागरिक और प्रशासक के लिए उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूप का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे अपने सही निर्णय ले सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वे अपना सही निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर श्यामलाल वर्मा ने लिखा है, उनका यह कहना केवल ढोंग या अहंकार है कि उन्हें राज सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, या उसके बिना ही अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि ऐसा करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राज सिद्धांत को काम में लेते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा तो चाहिए ही चाहिए जिसके बारे में आप जान सकें राजनीति के बारे में। अब आता है वास्तविकता
का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत हमें वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन में एकरूपता तथा सम्यता का विकास करते हैं। यानी कि इसमें अनुशासन में एकरूपता की बात की जाती है, सम्यता की बात की जाती है राजनीतिक सिद्धांत में। और इससे क्या होता है, अनुशासनात्मक स्तर उच्चतर रहता है और अनेक घटना और तथ्य को समझने में सहायता मिलती है। देखिए, अगर बीजेपी अभी 400 से ज्यादा सीट ले आता तो बीजेपी को घमंड हो जाता, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी बीजेपी वाला गलत क्या किया उसके बारे में बता दूं। उसने आलमगीर जो आपका मंत्री है, आपका मधुपुर के हैं, वे उनके ऊपर पेपर में छपा भी था कि वे 1.5% कमीशन लेते हैं तब जाकर के कोई काम करते हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आप ही को कोई काम सौंपेंगे हम, क्या आप 1.5% कमीशन नहीं लीजिएगा? ऐसा तो कोई बंदा नहीं है कि इतना शरीफ कि 1.5% कमीशन नहीं ले। क्या आप इतना टैक्स के कारण ईडी उसके ऊपर लगा सकते हैं? दूसरा, अभी हाल ही में सुनने में आया था कि प्रदीप यादव के ऊपर भी ईडी घूमने वाला है, उसके जगहों पर छापा मारने वाला है। तो भैया ये तो सही नहीं है कि आप हर किसी के पीछे ईडी को दौड़ा दीजिए, ये तो बड़ा गलत बात है। यानी बीजेपी क्या कर रहा है, अपना एक छत्तर कायम कर रहा था, तो ये चीज तो गलत है भाई। इसी कारण से क्या हुआ, उसको विपक्ष की जरूरत है हम लोगों को, जो क्या कर सके, किसी किसी बात पर उनका विरोध कर सके। और इसीलिए विपक्ष का जिंदा रहना आवश्यक है, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो या किसी अन्य पार्टी के रूप में हो, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि समस्याओं का समाधान भी किसमें जुड़ा है, राजनीतिक समस्या में ही जुड़ा हुआ है। उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसका विरोध ढूंढना पड़ेगा। और यही कारण है कि हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस प्रकार भारतीय कानून को बनाया है कि एकदम पॉपुलर से पॉपुलर नेता भी संविधान में चेंजेस आसानी से नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आता है वैज्ञानिक व्याख्या में सहायक। सिद्धांत क्या करते हैं, वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। सामान्यीकरण पर आधारित करके राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं। यह नवीन क्षेत्रों की खोज करके नवीन सिद्धांतों को नियमित करता है और इसी के आधार पर भविष्य में घटने वाली घटना और प्राप्त होने वाले परिणाम के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं। मानव समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। देखो, अगर कोई अभी कांग्रेस पार्टी मान लेते हैं सपोज सत्ता में आ जाती है, तो भैया बीजेपी को इतना होना चाहिए ताकतवर कि उसका विरोध कर सके। अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर विरोध नहीं करेगा तब तो कांग्रेस ही कुछ कर देगा ना, तो बहुत ज्यादा अपना सोचेगा नहीं हम ही सर्वे सर्वा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो उत्तर कोरिया का हाल हो जाएगा, किम जोंग की सरकार। तानाशाह हर चीज खराब होता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी अन्य का हो। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, राजनीतिक संवैधानिक वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं, समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं और वर्तमान युग में राजनीतिक सिद्धांत अधिक उपयोगी है। भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक, इसमें न्याय, शिक्षा, साम्यवादी सिद्धांत के बारे में कल्पना किया गया। आदर्श राज्य की बात की गई है। आदर्श राज्य किसको बोलेंगे, जिसमें सब चीज सही तरीके से हो। मेरा नंबर भी वैसे बहुत आसान भी है याद करना, शुरू में 9, फिर गिनती कर दीजिए 1 2 3 4, उसके बाद आपको बस इतना ही याद रखना है 30 624। और जो भी जरूरत हो, आपको कुछ पूछना हो एक्स्ट्रा के तौर पर, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए या क्लास चाहिए, अदर क्लास का भी, आपके कोई जूनियर भाई बहन है तो उनका भी क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप लोग जान ही रहे हैं कि हम सारवा में पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन में तो भाई पूरा ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और सिर्फ ग्रेजुएशन का नहीं बल्कि अदर क्लास का भी। सारवा जो है आपका देवघर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। आदर्श राज्य मतलब क्या हो, जिसमें हर चीज सही तरीके से हो रहा हो। अगला है आपका औचित्यपूर्ण सिद्ध करना। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का औचित्य प्रतिपादित करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। जनता की दृष्टि में शासन प्रणाली और शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट वर्ग प्राय अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने हेतु इसी उपकरण की मदद लेते हैं। अब आता है नवीन धारणाओं का विकास। देखिए, सभी समय में परिस्थितियां एक समान नहीं होती, आप सभी जानते हैं। एक टाइम था बीजेपी को सब कोई बहुत पसंद कर रहा था, इस बार क्या हुआ, बीजेपी को लोग कम पसंद किया, तभी तो उनकी सरकार बनने में गठबंधन की बात आ गई। नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
तो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है, नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती है। मध्यकालीन युग के बाद बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को सामने लाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म हुआ। उसी प्रकार परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय हुआ। देखो, पहले से जो चला आ रहा परंपरा है, बहुत सारे लोग क्या चाहते हो कि वो पूरा टूट जाए, तो नई परंपरा आई थी। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग पढ़े थे क्लास 9-10 में, समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा क्या है? मान लीजिए आप लोग अभी क्लास में 5 बच्चे क्लास कर रहे हैं। अब 5 बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं? 3 बच्चे बड़ा मेहनत से पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे एकदम कुछ नहीं, खेल रहे हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब जब नंबर आता है तो पांचों का नंबर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके सबको 50% दे दिया जाता है। अब इससे क्या होगा? वे बच्चे तो बड़ा नाखुश हो जाएंगे जिसने पूरा मेहनत किया, वे अनुमान किए थे कि हमको 80% रिजल्ट होगा, लेकिन उनको मिल रहा है कितना? 50। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों बंदा पढ़ा नहीं था। इसी को समाजवाद कहा जाता है, मतलब सभी में बराबर बांट देना। लेकिन ये दोनों तो पूरा नाचेगा कि भैया बिना पढ़े पास हो गए हम। तो समाजवादी को बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते हैं। मार्क्सवादी में वही था, ये पूंजीवादी का विरोध करता था कि भैया किसी एक आदमी के पास बहुत पैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें भी विवाद खड़ा हुआ था। अब बहुत सारे लोग बोले कि भैया हम लोग मेहनत किए, बहुत मेहनत से पैसा कमाए, तो हम लोग क्या अपना पूंजी को दूसरे में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें? हालांकि ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। इसके बारे में भी आप 9 और 10 के हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। हालांकि है ये पॉलिटी का टॉपिक, लेकिन हिस्ट्री में मिल जाएगा पहला चैप्टर में। अतः यह कहा जा सकता है कि बदलती परिस्थिति में राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानविक मूल्यों की स्थापना में सहायक साबित हुआ है। अब आता है अनुशासन बनाए रखना। राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण, शोध विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि इससे व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है? एकीकरण, शोध विभाजन किसके ऊपर डिपेंड है? राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। और यह किसमें सहायता करती है? अनुशासन बनाए रखने में। अभी जस्ट मैंने कहा, जब कांग्रेस जो है कि 1989 की बात है, 1989 में जब कांग्रेस गलत करना शुरू कर दी थी, भारत की जनता के साथ नया नया नियम अपने मन से लगा रही थी, इंदिरा गांधी ने बहुत सारा गलत किया था, तो उस टाइम में इंदिरा गांधी की सरकार बाद में गिरती चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन अब अगर बोले बीजेपी अगर गलत करने पर लगेगा तो कौन आ जाएगा? कांग्रेस आ जाएगा। तो ये अनुशासन को भी बनाए रखने में सहायता मिलता है। अभी कांग्रेस अपना गलती पे पछता रहा है, राहुल गांधी जान ही रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संतुलनकारी भूमिका। राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छी तरह से करते हैं। घटनाओं और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए तो क्या करना पड़ता है? राजनीतिक सिद्धांतों को अपने स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का काम क्या है? इसको पूरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको पूरा भेज देंगे, कुछ कुछ चीज़ें काट करके भेज देंगे, क्योंकि ये 7 पेज का है। और एक बात और, जब आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो कॉपी के दोनों साइड इतना आपका जगह छूटना चाहिए, इधर भी और इधर भी। आप लोग को यहाँ से लिखना है, ये बीच वाला पोर्शन में ही लिखना है। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि लगभग 4-5 लाइन लिखने के बाद आपका पैराग्राफ जहाँ जहाँ चेंज होता है, आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा।